सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का आधारभूत सिद्धांत क्या है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। भारतीय समाज की एकजुटता में बाधक तत्व कौन से हैं, कौन से रहे हैं, ये भी आज के ही अम्बेडकर संदेश में डिस्कस होने वाला है। दलित वर्ग के किन कार्यों से अल्पसंख्यक समाज की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती रही है, धार्मिक भावना आहत हो जाती थी, तो आज बहुजनों को इतिहास अपना जानना है, जिसके तहत ये भी जानेंगे कि दलित वर्ग ऐसे कौन से कार्य करते थे जिनसे अल्पसंख्यक यानी कि सवर्ण हिंदुओं का धार्मिक भावना आहत हो जाती थी। मेरे साथियों, आज के ही अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे कि आखिर दलित वर्ग के लोग ब्रिटिश सत्ता को सवर्ण हिंदुओं के हाथों में जाने क्यों नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उनके खून की जो अंतिम बूंद है, रक्त की अंतिम बूंद तक वो विरोध करेंगे इस बात का कि ब्रिटिश सत्ता सवर्ण हिंदुओं के हाथों में न जाए। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? सवर्ण हिंदू और दलित वर्ग के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के बीच जो पुलिस होती है, पुलिस प्रशासन होता है, वो किसका साथ देता है। मेरे साथियों, जानेंगे आप दलित वर्ग पर अत्याचार की इंतहा हो जाती है। आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। यानी कि आज का अम्बेडकर संदेश बहुजनों को, दलितों को अपना इतिहास जानने के दृष्टिकोण से बेहद शानदार होने वाला है। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से उद्धृत कर रहे हैं, रख रहे हैं, पेज नंबर 153 से लेकर 156 तक। तो सम्मानित साथियों, धैर्य के साथ, धैर्य बनाकर आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए। ये हमारा विशेष निवेदन है BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बासा लिखते हैं कि यदि यूरोपीय लोगों में जहां राजनीति को काफी सीमा तक धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है, प्रतिनिधि सरकार इतनी कमजोर है, तो भारत में जहां राजनीति केवल धर्म पर ही आधारित होती है, वहां सरकार कितनी अधिक कमजोर होगी। दलित वर्गों की रक्षा इस प्रकार की राजनीति से की जानी चाहिए। सच्ची नागरिकता के लिए धर्म पर आधारित ये राजनीति कितनी विनाशकारी हो सकती है, इसका उल्लेख माननीय सर एलेक्जेंडर कार्ड KCSIICS ने 31 दिसंबर 1918 के पत्र संख्या 1146 सुधार के नोट में किया है। इस नोट का उद्धरण नीचे दिया जाता है। इस नोट में क्या लिखा था? सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक विचार भारत के लोगों के वर्तमान चिंतन धारा के अनुसार हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एक बार मिलता है, इसलिए उसे उसी जीवन में अपना सर्वोत्तम विकास करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत भारत की वर्तमान चिंतन धारा में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आज की सोच यह है कि वर्तमान जीवन पिछले अनेक जीवनों की एक कड़ी है। इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति उसके पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल है। इसलिए सामाजिक जीवन में उसका स्थान निश्चित है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अतः यह बात स्वीकार करनी होगी कि लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत उन विचारों के प्रतिकूल हैं जिन पर भारत में लोग हजारों वर्षों से विश्वास करते आए हैं। इस सिद्धांत से कि वर्तमान जन्म में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, मिलती जुलती बात वर्ण व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार ब्राह्मण के घर पर जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। और पेरियार यानी कि दक्षिण का अछूत को पेरियार कहते थे कि घर में जन्मा व्यक्ति कभी भी पेरियार के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में अवसर की समानता असंभव है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये अवांछनीय नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च है। ये जाति कम से कम दक्षिण भारत में प्रारंभ से जाति भेद की प्रेरणा रही है और इसने अन्य सभी जातियों पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित किया है। ब्राह्मणों का वर्चस्व का दावा केवल जाति और बुद्धि पर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये धर्मादेशों पर भी आधारित है। भारत में सदियों से ब्राह्मण को पवित्र माना गया है। उसे केवल भोजन कराकर उसकी शिक्षा और उसकी पुत्रियों के विवाह के लिए
धन देकर तथा उसे भूमिदान करके धार्मिक पुण्य प्राप्त करने में विश्वास करते आए हैं। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार के वर्चस्व के कारण ब्राह्मणों ने सहज ही राजनीति पर भी आधिपत्य जमा लिया है। विशाल पेरियार समुदाय अथवा मसीही समुदाय पर का कोई भी प्रतिनिधि न तो कभी इन चुनाव क्षेत्रों में किसी से चुनाव लड़ा है, ना ही उसे कभी लड़ने का अवसर मिलेगा। ये अनुभव इस बात का जोरदार संकेत देता है कि अतीत की भांति भविष्य में भी राजनीतिक तंत्र ब्राह्मणों के ही हाथ में रहेगा, जब तक कि अन्य वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपाय न किया जाए। ब्राह्मणों के बाद लंबे अरसे से हिंदू जातियों का वह विशाल समूह चला आ रहा है, जिसमें कुछ ऊंची और नीची जातियों के लोग हैं। वे सामान्यतः गैर ब्राह्मण समूह कहे जाते हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे से अलग थलग हैं और अधिकतर एक दूसरे का विरोध करते हैं। वे इस बारे में बदनाम हैं कि यदि इन जातियों में से किसी एक का सदस्य प्रभावशाली पद प्राप्त कर लेता है तो वह नियंत्रण वाले कार्यालयों में अपनी जाति भाइयों को भर देता है। सरकार के स्थायी आदेश इस प्रवृत्ति से परिचित हैं और उसे दूर करने के लिए उनमें निर्देश हैं। संयुक्त रिपोर्ट भी उसके बारे में जानकारी रखती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारतीय समाज में धर्म, नस्ल और जाति की अनेक दरारें हैं जो सदा ही उसकी एकजुटता के लिए खतरा हैं। जाति के ये भेद न केवल भारतीय समाज की एकजुटता के लिए खतरा पैदा करते हैं, बल्कि उनके कारण कभी ऐसी एकजुटता आई ही नहीं है। ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मण सवर्ण हिंदुओं के बाद उन छोटी जातियों अथवा अधिक सही ढंग से कहा जाए तो जाति विहीन व्यक्तियों का नंबर आता है, जिनकी संख्या इस प्रेसिडेंसी में कोई 1 करोड़ है। सुविधा के लिए उन्हें पंच महा अथवा पेरियार जाति के लोग कहा जा सकता है। इन लोगों को न केवल छोटी जात का माना जाता है, बल्कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वास्तव में ऐसी अपवित्रता आ जाती है जिसे दूर करने के लिए धार्मिक कर्मकांड करना पड़ता है। यह एक ऐसा समाज है जो अनपढ़ है, जो निश्चित विभेद वाली जातियों में बटा है। उसमें ब्राह्मण सर्वोच्च है, विभिन्न गैर ब्राह्मण हिंदू जातियां मध्य क्रम में हैं और सबसे नीचे छोटी जातियों के लोग हैं, जिन पर दोनों ही निसंकोच भाव से अत्याचार करते हैं। ऐसे समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करना अति कठिन कार्य है। लगता है कि संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने वालों ने भी पर्याप्त रूप से इस कठिनाई को अनुभव नहीं किया है। निश्चय ही सुधार की किसी योजना का पहला बुनियादी उसूल यह होता है कि आबादी के मुख्य विशाल जनसमूह के उत्तम प्रशासन के लिए पर्याप्त रक्षोपाय की व्यवस्था की जाए। यदि वर्तमान स्थिति का यह यथार्थ वर्णन है तो यूरोप के अल्पसंख्यकों की तुलना में दलित वर्गों के अधिकारों की गारंटी का अधिक औचित्य है। परिस्थितियों के कारण विश्व में बहुत से लोग पिछड़ गए हैं, परंतु पिछड़ने के बाद भी वे ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र हैं। दलित वर्ग से पिछड़े वर्ग रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका उत्थान देश के अधिसंख्य लोगों की धार्मिक भावनाओं से मेल नहीं खाता। विभिन्न विधान परिषदों द्वारा पारित संकल्पों के बारे में कुछ लोगों ने मूडीमेन कमेटी के सामने बहुत कुछ कहा है, जैसे दलित जाति के लोगों को कुओं से पानी भरने दिया जाए, उनके लिए डिस्पेंसरियां और धर्मशालाएं खोली जाएं। शिक्षा मंत्रियों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि दलित वर्गों के लोगों के बच्चों को भी स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ दाखिला दिया जाए। परंतु ये संकल्प और परिपत्र कितने बड़े मजाक हैं, ये आयोग के परिशिष्ट के इस वक्तव्य को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। इससे दलित वर्गों के प्रति अधिसंख्य लोगों के दृष्टिकोण का पता चलता है। जैसा कि देश के विभिन्न समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित घटनाओं मध्य संख्या 1 से 10 तक स्पष्ट है। मेरे साथियों, मध्य संख्या 1 से 10 तक हम आपके समक्ष अलग अलग रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम उसका संदर्भ दे रहे हैं। अगले अम्बेडकर संदेश मध्य संख्या 1 से 8 तक हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। इन समाचार पत्रों को पढ़ने से पता चलेगा कि दलित वर्गों को सेना, नौसेना और पुलिस में भर्ती नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अधिसंख्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मेरे साथियों, एक समय हमारे समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग सेनाओं में, नौसेना, थल सेना, जल सेना, किसी में भी भर्ती नहीं की जाती थी और ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। वर्तमान में यदि इन क्षेत्रों में भी हमारे लोग जा रहे हैं तो इसके पीछे बाबा साहब का
लंबा जीवन संघर्ष है, जिसको आप अंबेडकर संदेश के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। बासा आगे लिखते हैं कि उन्हें स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका दाखिला आदिसंख्य के लोगों की धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल है। मेरे साथियों, हमारे समाज के लोगों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था और ये कहा जाता कि किस तरह से आदिसंख्य समाज यानी कि सवर्ण हिंदुओं की बात यहाँ पर हो रही है, और खासकर जो अन्य उच्च जातियाँ हैं, मध्य क्रम की जो जातियाँ हैं, वो भी यहाँ पर दलित वर्ग से नफरत करती थी मेरे साथियों। और अगला, वे सरकारी डिस्पेंसरियों से इलाज नहीं करा सकते थे क्योंकि डॉक्टर उन्हें अपनी डिस्पेंसरियों को तथा स्वयं को दूषित नहीं करने देंगे। यानी कि डॉक्टर लोग दवाई नहीं देते थे मेरे साथियों। कितनी दयनीय स्थिति में हमारे समाज को पहुंचाया गया, और ये अत्याचार नहीं और क्या है। आगे लिखा है कि वे साफ सुथरे नहीं रह सकते क्योंकि अपनी एक निश्चित स्थिति से ऊपर जीवन यापन करना अधिसंख्य लोगों की धार्मिक भावना के आड़े आता है। इस सामाजिक संहिता को इतनी कड़ाई से लागू किया जाता है कि दलित वर्गों के नागरिकता के अपने अधिकार का प्रयोग करने से अधिसंख्य लोग भड़क जाते हैं और वे और अधिक सामाजिक अत्याचार करते हैं। यह स्वीकार करना होगा कि जब समाज ही अत्याचार पर उतर आए तो इसके अत्याचार उन्हीं कार्यों तक सीमित नहीं रहते जो इसके अधिकारी लोग करते हैं, और ये आत्मा को ही दास बना देते हैं। ऐसे अत्याचार से रक्षा राज्य की पुलिस ही कर सकती है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे संघर्ष में जिसमें एक ओर दलित वर्ग हो और दूसरी ओर सवर्ण हिंदू हो, पुलिस की शक्ति सदैव अत्याचारी बहुसंख्यकों के साथ होती है। इसका कारण यही है कि दलित वर्गों का कोई व्यक्ति देश की पुलिस अथवा मजिस्ट्रेटों में नहीं होता। यानी कि अगर दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व होता मेरे साथियों सरकारी सेवाओं में और सभी विभागों में, तो आज जो अत्याचार दलित वर्गों पर होता है वो नहीं होता। वर्तमान में भी आप जरूर विचार करते होंगे जो उच्च पद हैं, खासकर जिला लेवल के अगर हम उच्च पदों की बात करें, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अपने समाज के कितने लोग डीएम एसपी आपको दिखाई देंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस आधार पर कि, और यदि वास्तव में उचित प्रतिनिधित्व है इन पदों पर भी, तो आप मान सकते हैं कि आपका संरक्षण काफ़ी हद तक हो सकता है। लेकिन यदि नहीं है तो वर्तमान में भी काफ़ी विषमताएं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना समाज को पड़ सकता है। बात साफ लिखते हैं कि इसे ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों के प्रति ये अन्याय होगा कि उन्हें इस धारणा के भुलावे में रखा जाए कि उनके हित तो उनके देशवासियों के हाथों में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दलित वर्गों के पक्ष में कुछ परिषदों ने संकल्प पारित किए हैं और कुछ मंत्रियों ने परिपत्र जारी किए हैं। सभा आयोग को ये चेतावनी देना चाहती है कोई हिंदू बहुमत के सर्वोत्तम उदाहरणों के प्रलोभन में पड़कर उसके बारे में बेहतर राय न बना लें। एक और भाईचारे के साथ प्राधिकार के आदेश का प्रयोग करना, दूसरी ओर भाईचारे के साथ आदेश का पालन करना और आश्रितों के बहुजन हिताय के लिए सभी प्रकार के आदेश देने की उच्चतर बुद्धिमत्ता होना, ये सब ऐसी तस्वीरें हैं जो पढ़ने में तो बड़ी भली मालूम होती हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें तभी सार्थक होंगी जब दलित वर्गों का कोई भी हिंदू समाज के भले व्यक्तियों के अस्तित्व को न नकारे। दलित वर्गों में से कोई भी व्यक्ति ये आशंका नहीं करता कि एक भले हिंदू के प्रशासन के अधीन महान और सार्वजनिक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा, लेकिन तथ्य यह है कि कानूनों और संस्थाओं को भले आदमियों के अनुकूल नहीं परंतु बुरे आदमियों के अनुकूल बनाया जाता है। इस दृष्टि से यह निरापद होगा कि संविधान के खंडों में गारंटी का समावेश करके आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जाए, बजाय इसके कि उसे इस काल्पनिक आधार पर आरक्षित छोड़ दिया जाए कि अत्याचारी बहुमत में अल्पमत के प्रति सहानुभूति रखने वाले चंद भले व्यक्ति हैं। दलित वर्गों के अलावा अन्य व्यक्ति ऐसी गारंटियों को अनावश्यक समझ सकते हैं, लेकिन दलित वर्गों की दृष्टि से ये रक्षा का एक अनिवार्य उपाय है। बाबा साहब यहाँ जो गारंटियों की बात करते हैं मेरे साथियों, पिछले अंबेडकर संदेश में हमने उन गारंटियों का जिक्र किया था जो बाबा साहब ने यहाँ डिमांड की है। मेरे साथियों 6 गारंटियों की बात बाबा साहब ने की थी, और उसमें सबसे पहले शिक्षा के लिए अनुदान, दलितों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और दलित वर्गों के हित के लिए न्यायोचित अनुपात की बात बाबा साहब ने की थी। दूसरा, जात के किसी बंधन के बिना दलितों के इस अधिकार को मान्यता दी जाएगी। थल सेना, नौसेना और पुलिस में बिना रोक टोक उनकी भर्ती हो, इस तरह की शर्तें। 30 वर्ष अवधि के लिए प्रतिनिधित्व अधिकार की बात की बाबा साहब ने, चाहे राजपत्रित पद हो या अराजपत्रित, सभी जगह निश्चित अनुपात में दलितों को वरीयता मिलनी चाहिए। ये बात बाबा साहब गारंटी के रूप में डिमांड करते हैं।
भारतीय संविधिक आयोग के समक्ष मेरे साथियों 29 मई 1928 का ये वक्तव्य बाबा साहब के वक्तव्य को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण बाबा साहब ने यहाँ पर बातें कही हैं और बाबा साहब आगे कहते हैं कि सुधारों के बारे में दलित वर्गों के बीच इतनी घोर आशंका व्याप्त है कि प्रारंभ से ही सुधारों के प्रति उनके मन में इतनी तीव्र रोष था कि दलित वर्गों द्वारा श्री मॉन्टेग्यू को दिए गए एक मानपत्र में उन्होंने कहा, यदि इस दशा में ब्रिटिश हाथों से सत्ता तथा कथित सवर्ण हिंदुओं के हाथों में सौंपने की कोई कोशिश की गई तो ऐसी हर कोशिश का विरोध हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक करेंगे। मेरे साथियों, इस मानपत्र में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को यहाँ पर दलित वर्ग के द्वारा दिया गया, एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों दलित वर्ग के लोग उस आज़ादी का विरोध करते थे जो ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर सवर्ण हिंदुओं के हाथों में सौंपना चाहती थी। लिखा है, यदि इस दशा में यानी कि जो शोषण, अत्याचार, शिक्षा से वंचित रखना, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग न करने देना, सार्वजनिक साधनों का उपयोग न करने देना, यहाँ तक कि अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में दवाई भी दलित वर्ग को नहीं दी जाती थी। मेरे साथियों, इतना शोषण, अत्याचार उच्च कोटि का जब होता था यहाँ पर दलित वर्ग पर, तो ऐसे में दलित वर्ग ये मानपत्र में लिख कर देता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को कि यदि इस दशा में ब्रिटिश हाथों से सत्ता तथा कथित सवर्ण हिंदुओं के हाथों में सौंपने की कोई कोशिश की गई तो ऐसी हर कोशिश का विरोध हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक करेंगे। यानी कि सबसे पहले वो गारंटी चाहते थे कि दलित वर्ग को गारंटी चाहिए संविधान के जरिए, ताकि वो उस पर कोई भी बहुमत वाली सरकार, चाहे वो सवर्ण हिंदुओं की हो या और कोई सरकार हो, वो उस पर अत्याचार न कर सके। इस तरह की गारंटी चाहता था दलित वर्ग। आगे लिखा है, गारंटी की प्रणाली के अलावा और कोई चीज़ ऐसी आशंकाओं को निर्मूल नहीं कर सकती। यानी कि जो 6 गारंटी बाबा साहब ने मांगी हैं, वो 6 गारंटी अगर नहीं दी गई, उसके अलावा, उन गारंटी के अलावा कोई ऐसा रास्ता हो ही नहीं सकता जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी दलित वर्ग की। तब बाबा साहब लिखते हैं कि सरकार आस्था पर टिकी होती है, तर्क पर नहीं। यदि नए संविधान के प्रति दलित वर्गों की कोई आस्था नहीं बन सकती तो राजनीतिक सूझबूझ का तकाजा है कि यदि हो सके तो यहाँ मांगी गई गारंटियों की रियायत से उस आस्था को खरीद लिया जाए। तो मेरे साथियों, बहुत पुरजोर ढंग से बाबा साहब ने अपनी बात को रखा है। अगले अम्बेडकर संदेश में वो जो मध्य संख्या 1 से 10 है, जिसमें अत्याचार की कहानियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई समय समय पर, उसको हम आपके समक्ष एक एक कर रखने वाले हैं। तो आइए, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रख देते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आज के अम्बेडकर संदेश के प्रारंभ में ही हमने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का आधारभूत सिद्धांत क्या है, ये हमने आपको बताया था। हालांकि ये जो लोकतांत्रिक राज्य का आधारभूत सिद्धांत था, ये दलित वर्ग को एक समय प्राप्त नहीं था। आज के अम्बेडकर संदेश निश्चित तौर पर बहुजनों को अपना इतिहास जानने के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में था। मेरे साथियों, हमारा आपसे विशेष निवेदन है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक वॉच किया। ये बहुत काबिल तारीफ बात है, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाना और भी ज्यादा काबिल तारीफ होगा। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।